आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के सेक्शन से हॉट प्रश्नों को। तो ज्योमेट्री में त्रिभुज और वृत्त दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए देखते हैं इन पाठों में ऐसे प्रश्न कौन से हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और जिनको कुछ ट्विस्टेड तरीके से हल करना होता है। तो पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं त्रिभुज वाले पार्ट से, जो कि आपकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। और प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी और आपको सिद्ध करना है 9ab² = 7ab²। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल सीबीएसई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपको इस प्रश्न को तैयार रखना है। तो प्रश्न को इस तरह से समझते हैं कि त्रिभुज है एबीसी और इसकी विशेषता यह है कि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, AB बराबर BC बराबर AC। और डी बिंदु भुजा बीसी पर इस तरह से है कि अगर आप AD को मिलाएं तो जो रेखा बन रही है AD, इसने भुजा BC को इस तरह से काटा है कि BD, ये BD की लंबाई और BC की लंबाई का 1/3 है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या है, इन ट्रायंगल ABC ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, ये हमको है दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि 9AD² = 7BC², यानी कि जो AD भुजा है इसका 9 गुना और जो BC लिखो, चाहे देखिए सवाल में AB² है तो हमें AB² प्रूव करना है, लेकिन इसमें BC² की जरूरत है क्योंकि AB और BC दोनों बराबर हैं। तो फिलहाल यहाँ पर AB² है तो हम AB² लिखेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि पॉइंट A से और BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम इस तरह से दिखा देंगे इसको, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे इसको और इस परपेंडिकुलर का नाम रख दिया आपने AE। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर AE फ्रॉम पॉइंट A ऑन द लाइन BC। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। अब आप सबसे पहले देखेंगे जो ट्रायंगल बना है राइट एंगल ट्रायंगल AEB और AEC, इन दोनों को आप कांग्रुएंट प्रूव करेंगे, सर्वांग सम प्रूव करेंगे और इस हिसाब से जाएंगे BE और EC बराबर दिखाएंगे। इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं आप तो AE भुजा तो कॉमन है दोनों में, तो आप लिखेंगे साइड AE क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, और दूसरी क्या देख रहे हैं आप, एंगल E, दोनों के लिए एंगल E बराबर है 90 डिग्री, ये हमने अपने कंस्ट्रक्शन से किया है। और अगर आप AEB की साइड AB देखें और AE की साइड AC देखें तो आप लिखेंगे साइड AB = AC। क्यों, क्योंकि यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसकी दोनों साइड्स बराबर है, ये हमने यहां भी लिखा हुआ है AB बराबर AC। ठीक है, तो अब इन तीनों कंडीशन से आप देख रहे हैं साइड, एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट। तो अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कांग्रुएंट प्रॉपर्टी, ट्रायंगल AEB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC। और अगर ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनकी साइड से बराबर होंगी, तो साइड से AE के करस्पॉन्डिंग साइड होगी, यहाँ AE है कॉमन साइड है, EB या BE के करस्पॉन्डिंग साइड EC हो जाएगी और AB के करस्पॉन्डिंग साइड AC हो जाएगी, तो सब बराबर है, तो BE = EC हो गई। और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय CPCT, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सर्वांग सम त्रिभुज की जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो बराबर होती है, तो इससे यहाँ पे लिख दिया BE = BC, यानी कि जो BE साइड है और एक EC साइड है दोनों क्या है बराबर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि BE = EC, तो इसका मतलब ये E इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब E BC का मिड पॉइंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं जो ये जो साइड्स हैं ये BC के हाफ हैं। तो हम E BC का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं BE और EC बराबर है, तो ये दोनों के दोनों इस BC की क्या है हाफ है, यानी कि BE बराबर होगा BC का हाफ, और उसको हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं AED। तो आप लिखेंगे इन
ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AD क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। और अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब आप लिखेंगे AE को तो आप फिलहाल ए स्क्वायर रखेंगे, और DE की जगह आप लिखेंगे तो DE को आप दो तरह से लिख सकते हैं। DE को हम लिख सकते हैं BE में से BD घटा देंगे, BE माइनस BD, तो ये जाएगा प्लस BE माइनस BD का स्क्वायर। जो DE है इसको हमने BE माइनस BD कर दिया। ठीक है, और इसको BE माइनस BD के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो आप लिखेंगे AE स्क्वायर और प्लस यहां हो जाएगा BE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू BE इंटू BD, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया आपने। अब आप यहां देखेंगे तो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, यहां देखेंगे AE स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज के लिए, यानी समकोण त्रिभुज AEB की मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर को आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख दिया हमने AB स्क्वायर, इसकी जगह AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर की जगह, और प्लस BD है तो BD की जगह आपने क्या लिखा है 1/3 BC, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 BC का स्क्वायर। ये BD की वैल्यू हमको दी हुई है, और माइनस 2 इंटू BE को अगर आप लिखेंगे तो BE क्या है, इस फिर BC का हाफ है, तो आप लिखेंगे 1/2 BC, ये आपने लिख रखा है B इक्वल टू 1/2 BC। और D है यहाँ पे, तो BD की जगह फिर से जो हमको दिया है 1/3 BC, तो BD की जगह हो जाएगा 1/3 BC। यहाँ पर आप समझ गए होंगे आपने कौन कौन सी चीज अप्लाई की है, उनको सबको लिख लेंगे। और उनको लिखने का तरीका क्या है, आप यहां पर लिख देंगे कि AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू है AB स्क्वायर। और क्यों है AB स्क्वायर, क्योंकि यह है इन राइट एंगल ट्राइंगल AEB से, राइट एंगल ट्राइंगल AEB से। एक चीज आपने यहाँ पे की, दूसरा आपने BD स्क्वायर लिख दिया, तो BD बराबर है 1/3 BC, ये हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने गिवन। ठीक है, और जो BE की जगह आपने हाफ BC लिखा है, तो आप लिखेंगे BE इज इक्वल टू हाफ BC, और ये था हमारे पास इक्वेशन 1, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये सब चीजें हमने लिख ली है, जो चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है ये तीनों हमने यहाँ लिख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो AD स्क्वायर है ही, AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ AB स्क्वायर और प्लस 1 BC स्क्वायर अपॉन 9, BC का स्क्वायर किया और 3 का भी स्क्वायर कर दिया, और माइनस यहाँ देखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 2 है तो 2 से 2 तो कट गया, और BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय रह जाएगा 3। ठीक है, और फिर अब AD स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर, इन सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इनका 9। ठीक है, और 9 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस, देखो यहां देखेंगे तो 3 को 9 बनाया तो BC स्क्वायर को 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 करके, तो BC स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3BC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू फिर आ रही है आपके पास 9AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर प्लस का है और माइनस 3BC स्क्वायर, तो बचेगा माइनस 2BC स्क्वायर अपॉन 9, या चाहे तो इस 9 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 9AD स्क्वायर जो हमको लाना था। अब राइट हैंड साइड में हमने AB स्क्वायर लाना है, तो AB स्क्वायर तो यहाँ आ रहा है और ये BC स्क्वायर, तो आप देखेंगे चूंकि AB भी समबाहु त्रिभुज की साइड है, BC समबाहु त्रिभुज की साइड है, तो BC की जगह भी हम AB लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको 9AD स्क्वायर इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर, और क्यों लिखा हमने, क्योंकि AB बराबर है BC। ठीक है, और अब 9AB स्क्वायर में से 2AB स्क्वायर हटा देंगे, तो यही आपको प्रूफ करना था कि 9AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर।
ठीक है। और ए बी की जगह आप बी सी भी लिख सकते थे या ए सी भी लिख सकते थे, क्योंकि ये तीनों संभावित त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हो गया ये प्रूव्ड। दूसरा प्रश्न जो मैं लेके आया हूं वो आप में से किसी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो मैं उस प्रश्न का सॉल्यूशन दे रहा हूं। और प्रश्न इस तरह से दिया गया है कि इन गिवन फिगर AD is a median of triangle ABC and AM is perpendicular on BC. Prove that AC square plus AB square is equal to 2AD square plus 2BD square. क्वेश्चन को समझना है आपने कि एक ट्राइंगल है ABC और इसमें दो चीजें दे रखी हैं। एक दे रखा है मीडियन AD। तो मीडियन किसको कहते हैं कि जो शीर्ष A से अगर आप BD पर मीडियन डाल रहे हैं तो वो इस BC को दो भागों में बांटेगा, यानी कि अगर BC के मिड पॉइंट से आप उसके अपोजिट शीर्ष को मिला दें तो ये बन जाएगी मीडियन। और दूसरा क्या है कि जो AM है ये BC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका शीर्ष लंब है। तो ये दोनों चीजें दे रखी हैं आपको, और आपको प्रूव करना है कि AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी AC का मतलब ये वाले साइड और BC का मतलब और AB का मतलब ये वाले साइड। तो AC का वर्ग और AB का वर्ग, इन दोनों साइडों का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, AD का दुगना, AD के वर्ग का दुगना और BD के वर्ग का दुगना होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, आइए देखते हैं। देखो आपको AC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्राइंगल ACM लेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 डिग्री है, ACM में ये M 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगी कर्ण, यानी AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, लंब हो जाएगा AM स्क्वायर और प्लस MC स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं MC है, तो MC को हम दो पार्ट में ले सकते हैं। MC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा MD और प्लस DC का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे आप AM स्क्वायर प्लस MC की जगह लिख देंगे MD प्लस DC का होल स्क्वायर। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणा गए पहला पद गुणा गए दूसरा पद, हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM का स्क्वायर और MD का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल है AMD। तो इस AMD के लिए ये लंब का वर्ग हो गया, ये आधार का वर्ग हो गया। तो हम AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग यानी AD स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर प्लस 2MD इंटू, अगर देखेंगे आप तो DC को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए DC को आप लिख सकते हैं BC का आधा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू MD इंटू BC का हाफ, या हम इसको डायरेक्ट 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं MD इंटू BC। 2MD तो है ही और 2DC का मतलब हो गया BC। तो यहाँ पर हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे त्रिभुज AMB में फिर से कर्ण का वर्ग यानी AB स्क्वायर, और ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दूसरी टर्म हमको AB स्क्वायर लानी है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का AB स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AM स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। अब आप BM को लिखना चाहें फिर से तो BD माइनस MD लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां AM स्क्वायर प्लस BD माइनस MD का होल स्क्वायर, BM की जगह BD माइनस MD, ठीक। ये माइनस D के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो जाएगा AM स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू MD। यहाँ पर इस MD को अगर आप पहले लिख देंगे तो हमें लिख देंगे यहाँ AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू MD। और यहाँ पर फिर से देखेंगे AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर जो हमने पहले लिखा था वही त्रिभुज आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं AD स्क्वायर। तो यह हो जाएगा ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह हमें BD ही लिखना है तो उसको BD रहने देंगे, BD स्क्वायर और माइनस यहाँ देखेंगे आप तो 2 इंटू BD और इंटू MD। तो MD तो MD रह जाएगा और 2 इंटू BD का दूना करेंगे तो हो जाएगा BC, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे BC इंटू MD, 2 इंटू BD की जगह BC, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है,
ए बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमने कर दिया है रिलेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप लिखेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट यहां नंबर 1 में था ए सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए सी स्क्वायर प्लस दूसरी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी स्क्वायर और इसको तो यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ ए डी स्क्वायर और यहाँ भी ए डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए डी सी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, तो डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और अब यहाँ देखेंगे ये है प्लस में एम डी इंटू बी सी प्लस एम डी इंटू बी सी, और इस वाले में देखेंगे तो ये है माइनस एम डी इंटू बी सी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई। तो आपके पास बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो डी सी ये है और बी डी ये है, दोनों इक्वल है। तो या तो आप डी सी को भी बी डी लिख दो या बी डी को भी डी सी लिख दो, तो आप अपने क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बी डी लाना है तो जो डी सी है उसको भी हम बी डी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर, तो यहाँ पहले से था, और प्लस डी सी की जगह भी हमने लिख दिया बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो फाइनली आप लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, और दैट्स प्रूव्ड। अब एक और प्रश्न लेते हैं और वो प्रश्न होगा वृत्त वाले पार्ट से। तो स्टूडेंट्स, वृत्त से हमने एक प्रूफ लिया है और जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो या उत्तराखंड बोर्ड हो। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच बने कोण का संपूरक होता है। तो इंग्लिश मीडियम के हैं तो कंफ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर है O और इसमें कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q और R। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल QPR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इसको प्रूव करना है, तो वेरी सिंपल। देखिए, हम जानते हैं कि PQ और QO क्या है, लंब होती है, यानी कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब है। तो आप लिखेंगे एंगल PQO इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आपने देख लिया। अब आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQOR, एक चतुर्भुज बन रहा है, और इसके अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें तो उनका टोटल होगा 360 डिग्री। तो देखो, एंगल P प्लस एंगल O, एंगल P प्लस एंगल O और प्लस एंगल Q एंड प्लस एंगल R, एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री। और यहाँ से देखेंगे एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू Q प्लस R। तो देखो, Q की वैल्यू भी 90 डिग्री है, R की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा Q प्लस R को लिख देंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। और यहाँ देखेंगे एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10, और इसी पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। और आपकी एक्सरसाइज 10.1 का ही दूसरा प्रश्न है कि ये वाला एंगल दे रखा आपको 110 डिग्री, और आपसे कहा गया कि इस एंगल की वैल्यू बताइए। तो आपको 1 सेकंड से पहले टिक कर देना है अपने आंसर को, क्योंकि ये 110 डिग्री है और इन दोनों का टोटल 180 होता है, तो निश्चित रूप से ये 70 डिग्री का एंगल होगा। वृत्त वाले पार्ट से ही एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। दो संकेंद्रीय वृत्त दे रखे, जिनमें से एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और आपको ये कहा गया है कि जो बड़ा वृत्त है यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, उसकी
कोल्ड की लंबाई बतानी है और उस कोल्ड की यानी उस जीवा की लंबाई बतानी है जो छोटे वाले वृत्त को टच करती है या जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। हम बनाएंगे दो सर्कल। पहले सर्कल का सेंटर है O और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा सर्कल भी इसी सेंटर से बनाना है तो और उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो इस तरह से बन जाएगा। छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस उसको यहाँ मिला देंगे, ये है 5 सेंटीमीटर। और सपोज ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, तो ये BC कोल्ड है बड़े वाले वृत्त के लिए और इसने जो छोटा वाला वृत्त है उसको सपोज D पर टच किया हुआ है, तो हमें BC की लंबाई निकालनी है और ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे आप कि आप छोटे वाले वृत्त की ये रेडियस की जगह इस वाले रेडियस को खींचेंगे। ये रेडियस आपने खींच दी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। आप देख रहे हैं क्योंकि छोटे वाले वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा है और ये इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज OBD में एंगल D = 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि BD स्पर्श रेखा है वृत्त की जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो अगर ये नभ्यंश का कोण बन गया तो OB हो जाएगा कर्ण और OC OD लंब और BD आधार। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिखते हैं कि OB² = OD² प्लस BD²। तो OB का मतलब है 5 का वर्ग बराबर OD का मतलब है 3 का वर्ग और प्लस BD आपको नहीं दिया गया, सपोज ये x है तो आप लिखेंगे x²। तो यहां से लिखेंगे x² बराबर हो जाएगा 25 - 9 या x² बराबर 16 या x बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कौन सी लेंथ आई 4 सेंटीमीटर? BD। तो यहां देखेंगे आप BD बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए BC है इसकी जीवा और OD है इसकी त्रिज्या और जो कि साथ साथ लंब भी है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर नभ्यंश बनाती हुई कोई रेखा खींचे या कोई त्रिज्या खींचे जो नभ्यंश का कोण बना रही है, तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि हियर OD is perpendicular on BC, hence BD is the half of BC और BC = 2 × BD। या यहां से हमारे पास BC बराबर आ जाएगा, BD की वैल्यू 4 तो BC बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और यही हमें हल करना था। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री के हॉर्स आपने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं हॉर्स और जो रिलेटेड होंगे मेंसुरेशन वाले यूनिट से। मेंसुरेशन का भी पहला पार्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस पार्ट से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और इस तरह का क्वेश्चन होता है, आपके पास कोई फिगर दिया होगा और उसमें शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसा ही प्रश्न है और ये प्रश्न है आपकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, तो संगत दीर्घ और लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, यानी OA = 15 सेंटीमीटर, OB = 15 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स इस वृत्त की एक जो जीवा है AB, अगर हम इसके शीर्ष A से केंद्र को मिला दें और शीर्ष B से भी केंद्र को मिला दें तो केंद्र में जो कोण बनेगा वो है 60 अंश का। और आपको निकालना है कि इस जीवा के द्वारा वृत्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक छोटा भाग है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड या माइनर और जो बड़ा भाग है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि इस तरह से 2 वृत्त बने हुए हैं, ये वृत्त है और ये जीवा है, AB जीवा है। तो इस प्रकार से 2 वृत्तखंड हो गए, इसको बोलेंगे ये है लघु वृत्तखंड या माइनर
और ये है दीर्घवृत्तखंड या मेजर। ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और इस दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। एक तो इस तरह का प्रश्न आता है, और एक दूसरी चीज होती है कि अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है और इसके केंद्र से अगर हम दो रेडियस ड्रॉ करें, केंद्र O से रेडियस ड्रॉ कर रखें OA और OB, तो इस प्रकार से अब जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड या सेक्टर। तो ये है सेक्टर। तो कई बार हमें सेक्टर का एरिया निकालना होता है और कई बार हमें मेजर और माइनर का एरिया निकालना होता है, और इन दोनों के लिए सूत्र होते हैं और दोनों सूत्रों में लागू होता है त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया गया है उस कोण को आप अप्लाई करते हैं दोनों सूत्रों में। ठीक है, तो इस सवाल में हमें क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे, तो अगर हम त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हैं तो त्रिज्यखंड के एरिया में माइनर का एरिया भी जुड़ा हुआ है। तो जो अगर हमें इसे माइनर का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मिल जाएगा माइनर का। तो सबसे पहले हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए दिया गया है हमें R = 15 सेंटीमीटर और थीटा = दे रखा 60 डिग्री। तो आप लिखेंगे सेक्टर OACB का एरिया बराबर होता है, देखो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही लिखेंगे सूत्र में, पाई R² और इंटू यहाँ पर थीटा बटे 360, जो हिस्सा है वृत्त का थीटा बटे 360। तो अब आप लिखेंगे पाई की वैल्यू यहाँ पर लेंगे आप 3.14 और R दे रखा आपको 15, तो 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 और थीटा दे रखा 60 डिवाइडेड बाई 360 और ये कर जाएगा 6 बार, तो आपके पास आएगा 3.14 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 60 को 360 से काटेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और अब आप इसको काट लेंगे 3.14 और अगर आप इसको काटेंगे 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये जाएगा 5 इंटू 15/2 और आप लिख देंगे 3.14 इंटू 75/2 या फाइनली लिख लेंगे, इसको 2 से जगह डिवाइड कर देंगे 75 को 3.14 को, तो 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 पंजे 10 और 2 से 1.57 इंटू 75 और इसको गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 117.75 और चूंकि रेडियस दे रखी सेंटीमीटर में तो इसका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल दिया सेक्टर OACB का एरिया। और अगर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें करना पड़ेगा सेक्टर OACB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देना होगा। अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए आप यहां से इस शीर्ष से सामने वाले भुजा पर एक लंब अंकित करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये बन गया नभ्यंश का कोण और इस कोण में आप देखेंगे लंब है AD और कर्ण है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे sin 60 = AD/50 या अगर जनरली हम लिखेंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या है तो हम लिख देंगे R और यहाँ sin 60 की जगह, तो अगर ये कोण थीटा है तो हम लिख देंगे sin θ = AD/R। ये यहाँ पर जो AD है यानी जो ऊंचाई है AD = हो जाएगा R इंटू sin θ। ठीक है, और अगर त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है तो आप लिखेंगे OB, यानी अगर इसको आधार लेते हैं तो ये सामने वाले शीर्ष पर जो ऊंचाई है ये है इसका, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और आधार यानी OB की दूरी ये है R और ऊंचाई AD ये हो गया R sin θ, तो यहां से हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 R² sin θ। और इस प्रश्न में 1/2 R² की जगह दे रखा है 15 गुणा 15 और sin θ यानी sin 60 की वैल्यू है sin 60, यहाँ 15 को 2 से 15 काटेंगे तो जाएगा 7.5 इंटू 15 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और फिर इस 3/2 से और इस 2 से अगर आप फिर 15 को काटेंगे तो जाएगा 7.5
इंटू 7.5 इंटू √3 और √3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.73। ठीक है, तो आपने सवाल में देख लिया कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लिखनी है और √3 की वैल्यू 1.73 लिखनी है। ये प्रश्न में भी दिया गया होता है और नहीं दिया गया होता आपको याद रखना चाहिए। तो आपने निकाल दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल घटाएंगे तो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर इज इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 117.75 और माइनस 97.313, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 20.437 वर्ग सेंटीमीटर और ये हो गया लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और अब आपको निकालना है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब आप दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप ये वाला एरिया घटा देंगे यानी 20.437 घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर 3.14 इंटू 15 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 225 और इसको गुणा करके आ रहा है 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया मेजर हो जाएगा 706.5 और इसमें से घटा देंगे आप कितना, जो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल है 3.437, तो ये घटा करके आ जाएगा 686.063 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दो चीजें आपको निकालने के लिए कही गई थी आपने दोनों निकाल दी हैं और किस प्रोसेस से निकाली हैं वो भी आप समझ गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न है आपकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 और इस वीडियो का ये प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न है चित्र में वर्ग OABC वृत्त के चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत बना है और यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी OPBQ ये एक चतुर्थांश है वृत्त का और इस पर इसके अंतर्गत में एक वर्ग बना है और वर्ग क्या है OAB और यहां से C। तो ये वर्ग बना है OABC जो कि चतुर्थांश के अंतर्गत है और आपको जो छायांकित भाग दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको चाहिए कोण। तो कोण तो आप जानते हैं क्योंकि चतुर्थांश है तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और वैसे भी वर्ग का कोण है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा चीज होती है आपको चतुर्थांश के लिए इस वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आपको नहीं दे रखी है, आपको दे रखा केवल OA यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल तो आप निकाल लेंगे 20 का वर्ग 400 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या कैसे मिलेगी, अगर आप O और B को मिला दें, अगर आप O और B को मिला दें तो ये बन जाएगी वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या है और इस वर्ग OABC के लिए ये क्या है, कर्ण। तो वर्ग का कर्ण कैसे निकालते हैं, अगर उसकी त्रिज्या दे रखी है तो हम जानते हैं कि अगर वर्ग की भुजा है अगर A तो उसका कर्ण होता है A√2। ठीक है, तो यहां पर कर्ण की भुजा है 20, तो जो त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की वो हो जाएगी 20 वर्गमूल 2। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहां से देखेंगे आप पाई की जगह हो जाएगा 3.14 और आर का हो जाएगा 20 वर्गमूल 2 का वर्ग। क्यों, क्योंकि जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या वही है जो इस वर्ग का विकर्ण है और वो आपको पता है 20 वर्गमूल 2 और गुणा कर थीटा की जगह है 90/360 डिग्री। तो ये 90 से कट जाएगा 4 बार और यहाँ देखेंगे 3.14 और 20 वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे, देखो 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, और 400 का गुणा कर देंगे तो जाएगा 800 और बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो जाएगा 3.14 इंटू ये हो जाएगा फिर से 200 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 2 चौको 8 2 कम 2 और 2 3 6 तो जाएगा 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और अब आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
20 गुणा के 20 यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर। और अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 628 में से घटा देंगे 400 और ये हो जाएगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो का 7वां प्रश्न है, सम्मुख चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चित्र दे रखा है और इसमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। और स्टूडेंट्स, ये प्रश्न मेरे व्हाट्सएप में आया है और आप लोगों ने ही इसके प्रश्न का हल मांगा है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लॉजिकल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि हमें इसे शेडेड जो एरिया है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो देखेंगे आप, जो शेडेड एरिया है वो एक स्क्वायर के अंतर्गत बना है जिसकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर। तो फिगर में ऐसे दिया हुआ है ये कि दोनों साइड्स इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना तो बड़ा आसान है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर इस सवाल को समझने के लिए हम इस तरह से देखते हैं कि इसके हम 4 पार्ट करते हैं। इसको कहते हैं पार्ट 1, यानी कि कौन सा पार्ट, जो वर्ग का ये वाला सिरा है और इस पर जो अर्धवृत्त बना हुआ है ये वाला हो गया पार्ट 1। और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये है एरिया 1। ठीक है, तो एरिया 1 का यानी कि सेमी सर्कल आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 इज इक्वल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 और आर हो जाएगा इसके लिए 5 गुणा के 5 का हुआ है 5 गुणा के 5, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी प्रकार से जो दूसरा सेमी सर्कल इसको आपने नंबर 2 ले लिया, तो ये इस तरह से है, जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये 2 है। तो इसी प्रकार से एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों एरियाज को जोड़ देते हैं तो आप लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू हाफ ये है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 3.14 इंटू 25 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 100, 25 से 25 और 10 35 और 25 75 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, ये 2 सेमी सर्कल का क्षेत्रफल हो गया। और जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो कौन सा है, नंबर 3 और नंबर 4, और ये है अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो अगर आप और इस अनशेडेड रीजन और इस अनशेडेड रीजन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल है इसको उठा देंगे। तो अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है 100 और उसमें से घटा देंगे आप 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 100 में 78.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम समझ गए कि जो ये वाला अनशेडेड एरिया है ये और ये, इसका एरिया हो गया कितना 21.5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से जो ये अनशेडेड एरिया है 1 और 2, इसका भी 21.5 हो जाएगा। तो सिमिलरली एरिया ऑफ अनशेडेड एरिया 1 और 2 इज इक्वल हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो अनशेडेड एरिया है वो हो जाएगा इसका मिलाकर 21.5 था और इसको मिलाकर के भी 21.5, तो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल अनशेडेड एरिया इज इक्वल हो गया 21.5 प्लस 21.5 तो ये जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल अनशेडेड एरिया आपने पहले निकाल दिया और वो है 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको शेडेड एरिया निकालना है।
तो शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इसको उठा देंगे अनशेडेड एरिया को, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है 100 और -43, तो यहाँ हो जाएगा ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है आपका आंसर। आशा है कि जो क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजा था उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा और आप इसको भली भांति समझ गए होंगे, और अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको कर लेंगे। अब मैं बताता हूं आपको दो प्रश्न पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से, और जो कि फ्रीक्वेंटली परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं। बहुत कम कैलकुलेशन है तो आप समझ जाएंगे। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। 1 नंबर का सवाल आता है, उसमें ऑप्शन भी दिए होते हैं। तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो दो गोले हैं, सपोज एक गोले की त्रिज्या है R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या है R2, तो उनका क्षेत्रफल हो गए, तो दो गोले हैं तो उनमें से पहले गोले की त्रिज्या है R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या है R2। तो आज इसकी त्रिज्या R1 है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। और इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 16:9, यानी अगर आप लिखना चाहें 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/9। ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएगा R1 अपॉन R2, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 अपॉन R2, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो R1 अपॉन R2 हो गया 4/3। ठीक है, अब आपको निकालना है इनके आयतनों का अनुपात। तो आयतन क्या हो जाएंगे इनके, 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो हम इसको लिखते हैं R1 अपॉन R2 का क्यूब, और इसको लिखेंगे तो R1 अपॉन R2 है 4/3 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं जो अभिन्न अनुपात आपको निकालना था, 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27। तो जब विकल्प दिया होगा 64:27, इस पर टिक कर देंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा 64:27। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक शंकु, और ये 8वें प्रश्न का हल था। अब यहाँ पर हम 9वें प्रश्न का हल कर रहे हैं। एक शंकु और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या व आयतन समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। अगर शंकु की त्रिज्या लिख दी आपने R और ऊंचाई लिख दी उसकी H, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R² H। और यही आयतन किसका भी है, और यही आयतन अर्धगोले का भी है। शंकु का अर्धगोले का आयतन बराबर है और त्रिज्या भी उनकी बराबर है, यानी कि उस अर्धगोले की आयतन जिसकी त्रिज्या R है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 और पाई R³। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ 1/3, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, R² से यहाँ R² कट गया, तो यहाँ एक R बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा H और राइट हैंड साइड में बचा 2 × R। तो अगर हमें क्या निकालना है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, देखेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको H अपॉन R पूछ रखा है तो ये हो जाएगा 2/1। तो 2:1 है, ये किसका, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो आप लिखेंगे इसको R/H बराबर हो जाएगा 1:2। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 1:2। ये हो गया आपके प्रश्न का हल। और प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, किसी तार की त्रिज्या 1/3 कम करने पर भी उसका आयतन अपरिवर्तित है, तो तार की लंबाई कितना गुना बढ़ जाएगी। तो एक तार है, तार होता है बेलनाकार, तो बेलनाकार तार की अगर आप त्रिज्या कम कर रहे हैं और आयतन में कोई कमी नहीं आ रही, तो निश्चित रूप से वो लंबाई उसकी बढ़ेगी। तो आप पहली कंडीशन में लिखेंगे कि यदि उसकी त्रिज्या थी R और ऊंचाई थी H, तो उसका आयतन था पाई R²H, ये बेलन का आयतन है। ठीक है, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो गया कि त्रिज्या हो गई 1/3, यानी R की जगह लिख देंगे हम R/3 का स्क्वायर, और जो H है उसको लिख देते हैं हम कैपिटल H। ये दोनों बराबर है। तो पहले त्रिज्या थी R और ऊंचाई थी H, दूसरी बात त्रिज्या हो गई R/3 यानी 1/3 कम कर दी, और ऊंचाई H कैपिटल H लिख दी। तो हमें ये कैपिटल H निकालनी है। ठीक है, तो अब आप यहां लिखेंगे
पाई से पाई कट गया, r² कट गया, तो यहाँ बचा स्मॉल h इक्वल टू यहाँ बच गया 1/3 का स्क्वायर और इंटू h। तो स्मॉल h इक्वल टू जाएगा 1/9h, और अगर आप कैपिटल H की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल H इक्वल टू जाएगा 9 इंटू h। तो जो बढ़ी हुई लंबाई है वो है कैपिटल H, और ये जो पहले वाली लंबाई थी h उसका 9 गुना हो गया, तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा 9 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे इन प्रश्नों को। स्टूडेंट्स, ये थे हॉर्स क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री से। तो हॉर्स पार्ट 1 और हॉर्स पार्ट 2 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 20 प्रश्न, और निश्चित मानिए कि इन 20 प्रश्नों में से 5 या 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, या इन्हीं की तरह के प्रश्न आएंगे। तो आप अपने 100% मार्क्स कंफर्म करें। इन वीडियोस को एक बार फिर देखिए अपनी परीक्षा शुरू होने से पहले, और अपनी परीक्षा में जाइए पूरे विश्वास के साथ। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट।